नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर मौतें, अंदर चला आरसीबी की जश्न का जीत का जश्न। ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अभी जीती ना आईपीएल, तो उसी की बात हो रही है। स्टेडियम के अंदर जाने की होड़ में मची भगदड़ और हादसे में 11 की मौत हुई और 33 घायल हुए। आरसीबी की जीत का जश्न मनाने के लिए उमड़े समर्थक को प्रबंधन के लिए आयोजकों पर उठे सवाल। राज्य सरकार ने की मारे गए लोगों के परिवारों की 10 से 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा। और सीएम सिद्धरामैया ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, कहा कि इस पर राजनीति नहीं करेंगे। और भगदड़ मचने की संभावित कारण क्या है? एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि गेट नंबर 3 को आंशिक रूप से खोला गया और हर कोई स्टेडियम में घुसने लगा। कुछ लोगों के पास नहीं थे, फिर भी उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की और अफरा तफरी में लोग जमीन पर गिर पड़े। भीड़ को नियंत्रित करने या फिर मदद करने वाला कोई नहीं था। स्टेडियम में सिर्फ 35,000 दर्शकों की बैठने की जगह थी और इसके बावजूद 2-3 लाख से ज्यादा लोग आ गए। किसी को भी इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी और जश्न से पहले असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि आखिरी समय तक विजय जुलूस की पुष्टि नहीं हो पाई थी। प्रवेश के लिए पास अनिवार्य कर दिया गया था। आरसीबी ने ट्वीट किया था कि विजय जुलूस होगा, जबकि यातायात पुलिस का कहना था कि कोई ऐसा आयोजन नहीं होगा। इससे भ्रम बना रहा। स्टेडियम के पास नाले पर रखा गया अस्थायी स्लैब उस पर खड़े लोगों की वजन के कारण ढह गया और अचानक स्लैब गिरने से अफरा तफरी हुई और भगदड़ मच गई। बेंगलोर मेट्रो में बेहिसाब भीड़ से यात्रियों को काफी परेशानी भी हुई है और बीसीसीआई ने पलड़ा झाला। एक बात आपको बता दूं कि देखिए, अब जो लोग मरे हैं उनके परिवारों को फर्क पड़ेगा, बाकी आप जिनके फॉलोवर हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपको बता दूं, इस तरह की भीड़, इस तरह के हादसे होते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं और हमारी सरकार प्रशासन क्या करता है? आप बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, हमदर्दी जताने लगता है, फिर कोई कमेटी बना दी जाती है। आगे मालूम चलता है उस कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उससे हमने क्या सीखा, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। फिर कोई हादसा होता है, फिर हम लोग कमेटी बना देते हैं। यही चलता रहता है। और अगर हम लोग आईपीएल की बात करें तो 2007 में इसका स्थापना हुई थी। 2008 में पहला संस्करण हुआ था और बेंगलोर कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा। राजधानी है ना कर्नाटक की। और इसकी सीमा आप देखिए, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। और 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। सिद्धरामैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब बीसीसीआई को देख लीजिए, उसने तो कह दिया कि भैया हमारा कोई इसमें वो नहीं है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की बात कर रहा हूं। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। कोर्ट की राहुल को फटकार, कहा कि सेना को बदनाम नहीं कर सकते। भारतीय सैनिकों की पिटाई वाले बयान पर कहा कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की भी सीमा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस नेता की याचिका को किया खारिज। कोर्ट ने राहुल का तर्क भी नकारा। कश्मीर को लेकर हर मंच पर पाकिस्तान को मिली मात। ये अमेरिका पहुंचे पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख बिलावल भुट्टो ने पहली बार यह स्वीकार किया है। मलेशिया नहीं दिया पाक का साथ। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के कार्यक्रम को रद्द करने की पाकिस्तान की मांग मलेशिया ने ठुकराई। और आप देखिए 9 फरवरी 2027 से शुरू होगी जनगणना। कोविड महामारी के कारण रुकी हुई 2021 की जनगणना अब 2027 में होगी और पहले चरण में 2026 में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक मकानों की सूचीकरण होगा। उसके बाद जनगणना का दूसरा चरण 9 फरवरी 2027 को शुरू होगा और यह 1 मार्च की रात 12 बजे तक चलेगा। और देखिए, अगर जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरुआत हुई थी। 1881 लॉर्ड रिपन के समय से आप देखते हैं नियमित व्यवस्थित जनगणना हुई थी। ईरान में बंधक तीनों भारतीय युवा रिहा, जल्द होंगे लौटेंगे। और आप देखिए, भारत ने ईरान का जताया धन्यवाद। तेहरान में अगवा हुए थे युवक, रिहा हुए होशियारपुर, संगरूर व नवांशहर के युवकों के घर खुशी का माहौल बना हुआ है। ईरान देख लीजिए, ये आप लोगों को हमारा प्यारा भारत दिखाई दे रहा है, ये ईरान आपको दिखाई दे रहा है, देख रहा है ईरान। तेहरान इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको।
संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से निर्णय पर वर्षा विपक्ष। राजनाथ की अध्यक्षता में हुई संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में की गई सिफारिश। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक लाए जाएंगे। हाईकोर्ट जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग भी प्रस्ताव भी आएगा। इसमें विशेष सत्र से बचने के लिए सरकार ने की सत्र की घोषणा, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। कितने सत्र होते हैं चलिए आप लोग बताइए। संसद के आप देखिए 3 भाग होते हैं, एक तो राष्ट्रपति और राज्यसभा, लोकसभा। गुरुद्वारे को वक्फ संपत्ति बताने वाली दिल्ली वक्फ बोर्ड की अर्जी खारिज हुई है। कहा कि वहां पहले से ही धर्म स्थल है, आपको उस दावे को छोड़ देना चाहिए। मुकदमे में आरोप था कि विचाराधीन प्रॉपर्टी एक वक्फ संपत्ति है। अभी वक्फ संशोधन कानून भी आया हुआ था, तो उसको लेकर भी खूब बवाल हो रहा है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगी। दिल्ली की सड़कों के लिए 24,000 करोड़, इस राशि से राजधानी में NHAI 5 परियोजनाओं पर करेगा। आप देखते हैं कि काम DPR तैयार है। इसके लिए सरकार गठित करेगी एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण। 2000 करोड़ के क्लासरूम घोटाले में सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया को ACP का नोटिस, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा का। प्रदूषणकारी बसों का नवंबर 2026 से दिल्ली में प्रवेश निषिद्ध होगा। ये आप देखिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग कह रहा है। गैर शैक्षणिक पदों की नियुक्ति पर रोक लगाने के DU के निर्णय को हाईकोर्ट ने किया खारिज। कहा कि DU ने चयन प्रक्रिया को स्थगित करने के अपने गलत निर्णय को अवैध रूप से उचित ठहराने की कोशिश की। दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है। महिलाओं की जरूरतों के मुताबिक सार्वजनिक ढांचा नहीं है, पूजा कह रही है। राष्ट्रीय शहरी संवाद की 3 दिवसीय आयोजन अर्बन अड्डा 2025 को संबोधित कर रही हैं फिल्म अभिनेत्री। महिलाओं की यात्रा को बताया संघर्ष की कहानी। कहा कि इज्जत और सुरक्षा भी जरूरी है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से डिगता है जनता का विश्वास। CGI कह रहे हैं। जस्टिस गवई बोले कि किसी जज का सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद सरकारी पद ग्रहण करना चिंता का विषय है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर इन्होंने जोर दिया हुआ है। और आप खुद सोच के देख लीजिए, अगर हमारी न्यायपालिका पर सवाल खड़े होने लग जाए, लोगों का भरोसा ना रहे, तब क्या रहेगा? तब लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में बोले मोदी, स्वदेशी हथियारों ने साबित की अपनी ताकत, आप देखते हैं क्षमता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पहली बैठक की प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता की। राष्ट्रीय सुरक्षा, जल नीति सहित तत्कालिक व दीर्घकालिक रणनीतिक एजेंडे की रूपरेखा तय की गई है। इसमें आप देखेंगे युवाओं को पढ़ाए जाएंगे नशे के खिलाफ जागरूकता का पाठ। देश के बिल्कुल पढ़ाना भी चाहिए। और आप देखते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से इसे अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने का सुझाव भी दिया हुआ है। और देखिए UGC की बात करें तो इसके बारे में भी याद रखा करिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है इस तरह की संस्थाओं से, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात कर रहा हूँ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात कर रहा हूँ मैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 28 दिसंबर 1956 में स्थापना हुई थी इसकी। आजादी के बाद पहली बार जनगणना के साथ जातिवार गणना भी होगी, यानी कि जातियों की जनगणना की बात हो रही कि इतनी जाति इनकी है, इसकी जाति की इतनी संख्या है। मध्य एशिया के 5 देशों संघ भारत की बैठक कल, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। आर्थिक सहयोग के साथ ही ऊर्जा, कनेक्टिविटी और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अहम बातचीत होगी। आप देखेंगे इसमें कौन कौन से, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत पहुंचे हैं, तो इन्हीं के बाद बीच होना है। भारत ने इन 5 देशों के साथ अलग से कूटनीतिक विमर्श का दौर वर्ष 2019 में शुरू किया था। विगत 2 वर्षों में कई मुद्दों पर सहयोग की सहमति बनी है। इसमें स्कूली कोर्स से अरबी और महल भाषा हटाने की लक्षद्वीप प्रशासन के फैसले का विरोध हो रहा है। त्रिवेदी की 12 सदस्यीय महिला दल ने 4000 पूरी की समुद्री मील की यात्रा। भारत ने ADB को किया आगाह, आर्थिक मदद से हथियार खरीद सकता है पाकिस्तान। एशियाई विकास बैंक ने $80 करोड़
की वित्तीय मदद को दी है मंजूरी। और कर संग्रह घटने के बावजूद पाकिस्तान के रक्षा खर्च में दर्ज की गई वृद्धि। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि चाहे आप देखें कि एशियाई विकास बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है, 19 दिसंबर 1966 में स्थापना हुई थी। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। या IMF हो, इसके द्वारा पाकिस्तान को जो मदद दी जा रही ना, इसको लेकर भारत की चिंताएं हमेशा बनी हुई है, क्योंकि आप देखते हैं कि वो आतंक पर खर्च करता है इस पैसे को। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अगर हम लोग बात करें, तो जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 191 मेंबर हैं इसमें, और इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से उबरने में सहायता करना, सशक्त बल कर्मियों और परिवारों की निजता के सम्मान के लिए एडवाइजरी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मीडिया कर्मी सशक्त बलों के कर्मियों के आवास या परिवारों से संपर्क करने से बचें। वन्य जीवों की आबादी बता रही वन क्षेत्र की कहानी। वाघ, शेर सहित दूसरे वन्य जीवों की इन जंगलों में तेजी से बढ़ रही है संख्या, और पिछले 11 वर्षों के दौरान देश में 16,631 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है वन क्षेत्र। बहुत अच्छी बात है, आप देखते हैं। और ये आप देखिए, जहां भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में वन क्षेत्र में 61 वर्ग किलोमीटर की गिरावट दर्ज हुई थी। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की माने तो 2013 की तुलना में देश में औसत वन क्षेत्र बढ़ा था। इसमें 2013 में कुल वन क्षेत्र जहां 6.98 लाख वर्ग किलोमीटर था, वहीं 2023 में बढ़कर 7.15 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया था। अच्छी बात है। इसमें 16 राज्यों में कुछ सालों में वन क्षेत्र घटने के बावजूद इस क्षेत्र में वन्यजीव भी बढ़े हैं। 2030 तक मुंबई की पूरी परिवहन व्यवस्था ग्रीन होगी। ये कौन कह रहे हैं? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। अर्थात प्रदूषण मुक्त करने की प्रतिबद्धता जताई। यह बात उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के एक दिन पहले भामला फाउंडेशन द्वारा आयोजित किए गए उसमें कार्यक्रम में कहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में भी याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? देखिए, अगर हम लोग बात करें, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का आधिकारिक विषय है प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। ये जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे आप लोग? इसकी शुरुआत कब की गई थी? किसकी? विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब की गई थी? ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चंस पूछ लेता है इस तरह के टॉपिक से, तो एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। यह दिन पर्यावरण के लिए जागरूकता बढ़ाने और लोगों को प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहने के लिए प्रेरित करती है एक तरह से। और आप देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन को मनाने की शुरुआत 1972 में की थी। तब से यह दुनिया भर में मनाया जा रहा है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाता है। हमारे देश में राजनीति भी खूब होती है, देख ही रहे हैं आप लोग। भारत विरोधी रैलियों पर भी घेरा जाएगा पाक। वही ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बातें हो रही हैं, कुछ ऐसे लोग भी पकड़े जा रहे हैं जो खाते हैं भारत का और गाते हैं किसका? पाकिस्तान का। सीमा पार आतंकवाद की लड़ाई में ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ है। देखिए, भारत यात्रा पाए ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लेस, और राजनाथ ने भारतीय कार्रवाई को ऑस्ट्रेलियाई समर्थन को सराहा। यह चेनाब पुल नहीं, देश का है गौरव। और ये आप देखिए, रियासी में बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल से होकर कश्मीर जाएगी ट्रेन। तूफान आए या फिर बाढ़, भूकंप, अधिक तापमान हो या माइनस में, पुल पर नहीं पड़ेगा इसका असर। 359 मीटर पुल की चेनाब नदी से है, और ऊंचाई फ्रांस के एफेल टावर 330 मीटर से भी ऊंचा है। 1315 मीटर पुल की लंबाई और 13 मीटर है चौड़ाई, और 1486 करोड़ रुपए पुल बनाने पर आई है लागत। 266 किलोमीटर प्रति घंटा
की रफ्तार में चलने वाली हवा झेलने में सक्षम है ये। और अब देखेंगे 120 वर्ष के लिए पुल की मजबूती का किया गया दावा। 112 सेंसर पुल पर लगाए गए जो हवा की गति, तापमान, कंपन आदि की जानकारी देगा। 150 सर्वर की सुरक्षा से लैस अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया। 12 लाख घन मीटर की मिट्टी की खुदाई पुल के निर्माण के लिए की गई। और आप देखें 30,350 मैट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया। 780 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ब्लास्ट प्रोटेक्शन तकनीक से बना है। 28,000 मैट्रिक टन स्टील पुल के लिए हुआ है इस्तेमाल। 600 किलोमीटर बिल्डिंग जम्मू से दिल्ली सड़क जितनी लंबी है। 467 मीटर पुल मुख्य आर्च की रेखिक लंबाई है। 550 मीटर मुख्य आर्च की घुमावदार लंबाई है। और ये भी जाने भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार 2.74 डिग्री सर्कुलर और 268 मीटर लंबाई के ट्रांजैक्शन घुमावदार में इंक्रीमेंटल लॉन्चिंग की गई। 467 मीटर के लंबे पुल के आर्क स्पैन को जोड़ता है और डेक का गोल्डन ज्वाइंट मिलाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। 786 मीटर लंबे डेक सुपर स्ट्रक्चर को कौड़ी और बक्कल क्षेत्र दोनों सिरों से लॉन्च किया गया। अंत में आर्क के ऊपर जोड़ा गया। गोल्डन ज्वाइंट का यह काम अगस्त 2022 को पूरा कर लिया गया था। और सामग्री पहुंचाने को बनाई 26 किलोमीटर सड़क और सुरंग भी पुल की सुरक्षा के हैं पुख्ता। पुल को इतना मजबूत बनाया गया कि धमाके से भी इससे नुकसान नहीं होगा। 780 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ब्लास्ट प्रोटेक्शन तकनीक से बना है। दोनों तरफ कंट्रोल रूम है। तकनीकी खराब या भूकंप आने पर कंट्रोल रूम में अलर्ट जारी होगा जिसके जरूरत पड़ने पर ट्रेन को रास्ते में रोका जा सकता है। 150 साल का मौसम का डाटा एकत्रित किया गया, इसमें देख लीजिए। और आप देखते हैं इस सर्वे के दौरान कोडीबा बक्कल क्षेत्र में चलने वाली तेज हवाओं की जानकारी के लिए पिछले 150 साल का पुराना डाटा एकत्रित किया गया। इससे पता चला कि 1800 से यहाँ सबसे अधिक 178 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा थी जो पुल के लिए नुकसानदेह हो सकती थी। इसलिए पुल का निर्माण 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा के या को झेलने में के मुताबिक बनाया गया। निर्माण में शामिल रही एजेंसियां इस परियोजना में उत्तर रेलवे के साथ कोंकण, अफकान और KRCL ने काम किया है। इसके अलावा IIT रुड़की, IIT दिल्ली, DRDO और भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण जैसी प्रमुख संस्थाओं का भी सहयोग रहा है इसमें। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि स्वतः संज्ञान लेकर सजा नहीं बढ़ा सकते हैं हाईकोर्ट। पीड़ित शिकायत करता या राज्य की अपील के बिना ऐसा नहीं कर सकते। मद्रास हाईकोर्ट के मदुरी बेंच के एक आदेश पर सुनाया ये निर्णय। और परीक्षा में ढिलाई से फैलेगी अव्यवस्था, अनुशासन जरूरी है, ये आप देखिए हाईकोर्ट कह रहा है। NHRC ने शर्मिष्ठा मामले में मुख्य सचिव व DGP को भेजा नोटिस। ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अभी एक लड़की को गिरफ्तार किया गया था ना पश्चिम बंगाल में, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। NHRC के बारे में जरूर याद रखा करिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर के विकास को गति देंगे 46,000 करोड़ की परियोजना है। PM मोदी कल कटरा श्रीनगर रेलवे परियोजना का भी करेंगे लोकार्पण। कश्मीर को देश से रेल मार्ग से जोड़ने का सपना होगा साकार। अभी कटरा से बदलनी होगी ट्रेन। और देखिए आप लोग देखेंगे 370-35 से हटने के बाद दो भागों में मार दिया गया था जम्मू कश्मीर को। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिल जाएगी। आपको ये सब आप लोग देखते रहते हैं। असम में बाढ़ से 6.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। अब आप देखते हैं कि मानसून आ चुका है तो कहीं बारिश कहीं सूखा, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। ये आप देखेंगे कि असम है, दिसपुर इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। विधानसभा में 126 सीटें हैं और विधानसभा में 126 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। समझ रहे हैं आप लोग? केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब आदि कैलाश में बर्फबारी जारी है। सशस्त्र बलों के 92 कर्मियों को विशिष्ट सेवा पुरस्कार। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में तीनों सेनाओं के सेवारत व सेवानिवृत्त अधिकारी सम्मानित हुए। 30 को परम विशिष्ट सेवा पदक और 5 को उत्तम युद्ध सेवा पदक। शेष को 57 को अति
विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है। ये नाम आप लोगों को याद रखना हो तो याद रख सकते हैं, और खासकर अगर आप लोग किसी राज्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर आप लोग याद रखा करिए, या फिर उन लोगों के नाम याद रखा करिएगा जो काफी चर्चा में बने रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने नाम रखना बड़ा मुश्किल होता है ना। 42 केंद्रों पर होगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पीजीटी, एक पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट की बात हो रही है। इस सुप्रीम कोर्ट ने 2 पत्रकारों की याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार से मांगा जवाब। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि अवैध रेत खनन गतिविधियों पर रिपोर्टिंग करने पर पुलिस ने उनकी पिटाई की थी। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल राजधानी इसकी है, और 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। जियारत के बहाने अजमेर आई बांग्लादेशी महिलाएं, कर लिया विवाह निकाह। गजब। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना 5 जून को। पर्यावरण के लिए समस्या बनी प्लास्टिक का निकाला समाधान। वस्त्रों में प्लास्टिक की सफाई का संकल्प। या आप देखिए महिला सशक्तिकरण का उदाहरण भी है। और प्लास्टिक कचरे को बना रहे हैं ये लोग उपयोगी प्लास्टिक कचरे से तैयार पानी की टंकी के साथ संजीव कुमार। अच्छी बात है, 60 दिनों में मिट्टी में घुल जाएगी प्लास्टिक। ऐसा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से तैयार गमले की फील्ड दिखाती हर्षा एक अखबार। देखिए एक बात मुझे हैरानी होती है यहाँ देख के कि हमारी सरकार कहती है कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है किससे, प्लास्टिक से, और वो प्रतिबंध की बात भी करती है। वो आप देखते हैं कि बहुत सारी जगह जुर्माना भी लगाती है। लेकिन आपने देखा होगा जैसे जहां से उत्पादन हो रहा है वहां आपने क्या कार्रवाई की है, वो भी तो मायने रखता है। वहां आप रोक लगा दीजिए, वहां से बनेगी ही नहीं तो बाहर क्या आएंगी, लेकिन वहां नहीं होता है। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ये 8 जिलों में 16 केस दर्ज, 24 गिरफ्तार। बिहार व छत्तीसगढ़ से जुड़े तार। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़े की बात हो रही है। कोई एक पेपर तो हमारी सरकारों को ऐसा करवाना चाहिए जिस पर भरोसा रहे कि भैया ये पढ़ेंगे तो आप इसमें धांधलीबाजी नहीं होगी। तो आप देखते हैं कि जहां देखिए पेपर आउट, पेपर नहीं हो रहा है, धांधली, फिर कुछ ना कुछ होती रहती है बात। ये आप देखिए जैन संत प्रसन्न सागर ने कहा कुर्बानी अपनों की नहीं दे सकते हैं तो जीवों की क्यों। ये भारत अद्भुत, सबको आना चाहिए, एलोन मस्क कह रहे हैं। ये आप देखते हैं कि किसके, एलोन मस्क के पिता हैं ये आप देखिए हर 30 सेकंड में एक इंसान की जान ले रहा है प्लास्टिक प्रदूषण। तो कितना खतरनाक होगा आप लोग समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। कई प्रकार का प्रदूषण जलवायु परिवर्तन के खतरों को बढ़ा रहा है। इसमें प्लास्टिक प्रदूषण का भी अहम योगदान है। एक तरफ प्लास्टिक ने हमारे जीवन को काफी आसान बनाया, वहीं दूसरी तरफ प्लास्टिक आज के समय धरती के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन गया। सस्ता और टिकाऊ होने की वजह से प्लास्टिक का उपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है, और इस कारण हर साल लाखों टन का प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, और जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। इस कारण प्लास्टिक कचरे को वैश्विक आपदा की संज्ञा देना गलत नहीं होगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस और इसकी थीम है प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति। क्या है प्लास्टिक प्रदूषण? तो प्लास्टिक से बनी चीजें जैसे बोतल, पॉलीथीन, खिलौने आदि सभी सही ढंग से नष्ट या फिर रिसाइकिल नहीं होते हैं और मिट्टी, नदियां, समुद्र में मिल जाते हैं, तो इसे ही प्लास्टिक प्रदूषण कहा जाता है। प्लास्टिक सैकड़ों वर्षों तक पर्यावरण में बने रहते हैं। समय के साथ साथ प्लास्टिक के ये टुकड़े टूटकर माइक्रोप्लास्टिक का रूप ले लेते हैं। और प्लास्टिक से जुड़े अहम तथ्य, हर 30 सेकंड में प्लास्टिक और कचरे से होने वाली बीमारियों के एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। लाखों जंगली जानवरों की मौत हो जाती है प्रतिवर्ष प्लास्टिक के कारण, और 99% प्लास्टिक जीवाश्म ईंधन से बनाया जाता है। माइक्रो प्लास्टिक का बढ़ रहा है खतरा। माइक्रो प्लास्टिक हवा, पानी और भोजन तक में मिल चुके हैं। माइक्रो प्लास्टिक जानवर इंसानों के शरीर में पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से कैंसर जैसी कई तरह की खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। एक इंसान हर हफ्ते 5 ग्राम माइक्रो प्लास्टिक निकल रहा है। यह हमारे लीवर, ब्रेन फंक्शन प्रभावित कर रहा है।
और आप देखते हैं कि समुद्री जीवों को कर रहा है प्रभावित। यही नहीं, मछली, कछुए, व्हेल और कई समुद्री पक्षी इन माइक्रो प्लास्टिक को भोजन समझकर खा रहे हैं। ये माइक्रो प्लास्टिक उनके शरीर के भीतर जहरीले रसायन फैला रहे हैं और जिसकी वजह से उनकी उनकी प्रजनन क्षमता घट रही है। 35.3 करोड़ टन सालाना प्लास्टिक कचरा पैदा हो रहा है। 8.2 करोड़ टन बिना रिसाइकिल के बिखरा हुआ प्लास्टिक कचरा है। 1.9 करोड़ टन पर्यावरण में पहुंचा जाता है। 0.5% वैश्विक प्लास्टिक कचरा पहुंच जाता है समुद्र में। 60 लाख टन नदियां और तटों पर पहुंचता है और 23% प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन सही तरीके से नहीं होता है। बाकी कचरे को जमीन में दबा दिया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है या फिर जलाकर राख में बदल दिया जाता है। 17 लाख टन समुद्र में पहुंचता है। ये आप देखें, माइक्रो प्लास्टिक आप देख रहे हैं, हवा, पानी और भोजन तक में मिल जाता है। माइक्रो प्लास्टिक जानवर, इंसानों के शरीर में पहुंच रहा है, जिसकी वजह से कैंसर जैसी कई तरह की खतरनाक बीमारियां भी हो रही हैं। और आप देखते हैं कि इसमें एक इंसान हर हफ्ते 5 ग्राम माइक्रो प्लास्टिक निगल जाता है एक तरह से, और हमारे लीवर, ब्रेन फंक्शन प्रभावित होते हैं इससे। पर्यावरण पर प्रभाव इसका, एक रिसर्च के अनुसार एक बार पर्यावरण में जाने के बाद प्लास्टिक प्रदूषण लंबे समय तक बना रहता है। पर्यावरण परिस्थिति के आधार पर इसे विघटित होने में 100 से 1000 वर्षों तक लग सकते हैं। 1500 प्रजाति समुद्र धरती पर रहने वाले जानवरों की प्लास्टिक निगलने के लिए जानी जाती हैं और 15% उत्सर्जन सिर्फ प्लास्टिक इंडस्ट्री से होगा 2050 तक। ये आंकड़े आप लोग इस तरह के टॉपिक पर कहीं कुछ लिख रहे हैं तो इनका उपयोग कर सकते हैं। वैश्विक प्लास्टिक संधि 2024 में दक्षिण कोरिया के बुसान में प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए वैश्विक संयुक्त राष्ट्र संधि के लिए सरकारें एक समझौते पर पहुंचने में विफल रही। इसकी वजह यह रही कि क्योंकि तेल उत्पादक देशों ने प्लास्टिक के उत्पादन को सीमित करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 2022 में संयुक्त राष्ट्र की एक संधि पर बातचीत शुरू हुई, जिसका उद्देश्य 2024 के अंत तक प्लास्टिक प्रदूषण कम करने के लिए दुनिया के पहले कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते को अंतिम रूप देना था। 45 करोड़ टन से ज्यादा प्लास्टिक का उत्पादन हो रहा है विश्व में। वहीं 1990 में दुनिया सिर्फ 20 लाख टन प्लास्टिक का उत्पादन करती है। समुद्र का प्लास्टिक कहाँ से आता है और इसका क्या होगा? समुद्र में प्लास्टिक का स्रोत 82% प्लास्टिक आता है नदियों से, और आप देखें 18% प्लास्टिक तटों से आता है। समुद्र से कहाँ जाता है प्लास्टिक? 2% वापस समुद्र तट पर आ जाता है और 88% समुद्र तट के करीब तैरता रहता है। 10% समुद्र तल में डूब जाता है। फ्लिपकार्ट ने आदित्य बिड़ला फैशन में पूरी हिस्सेदारी बेची। रिपो रेट में हो सकती है 50 आधार अंकों की कटौती। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा कर सकता है आरबीआई। आरबीआई की एमपीसी की बैठक शुरू। महंगाई दर के नीचे आने से दरों में कमी की उम्मीद बढ़ रही। रिपोर्ट में 0.5% की कटौती की गई, लेकिन ग्राहकों को बैंक ने दिया सिर्फ 0.70% का लाभ। रेपो रेट में कमी के बाद बैंक पहले जमा की दरों में करते हैं कटौती। देखिए, रेपो रेट की कहने का मतलब है जो वाणिज्यिक बैंकों को आपका आरबीआई उधार देता है, उस ब्याज की बात हो रही है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही, केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। भूमि साझा करने वाले देशों के लिए एफडीआई नीति में बदलाव नहीं है, ये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में। और मई में 20,000 से ज़्यादा कंपनियों का पंजीकरण हुआ है। 1900 रुपये बड़ा चांदी का मूल्य। सोना भी चढ़ा। रिलायंस इंफ्रा के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया पर रोक। 22 लाख करोड़ रुपए होगा पर्यटन क्षेत्र का योगदान। मैन्युफैक्चरिंग मिशन का ब्लूप्रिंट तैयार। ऐलान जल्द। मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 25% तक ले जाने का लक्ष्य है। 14 से आप देखिए 15% अभी देश के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी। 7.5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है। अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 2047 तक। मिशन को तैयार करने में वैश्विक प्रतिस्पर्धा का रखा जा रहा है ध्यान। ब्लूप्रिंट के लिए उद्यमियों से ली जा रही है सलाह। इसमें अमेरिका से एलएनजी और क्रूड का आयात बढ़ा सकता है भारत। अधिकारी ने कहा कि वॉशिंगटन हमें क्या देता है उस पर निर्भर करेगा द्विपक्षीय व्यापार समझौता। फिलहाल बहुत अनिश्चितताएं हैं, हमें ऐसे रास्ते तलाशने होंगे जो देश के लिए अच्छे हों। सेवा क्षेत्र की वृद्धि मई में लगभग स्थिर रही है। आप देखें, चीन के दुर्लभ धातुओं के निर्यात प्रतिबंध से यूरोप का ऑटो उद्योग हुआ प्रभावित। सप्लाई चेन के बुरी तरह प्रभावित होने से कई ऑटोमोबाइल कंपनियों को बंद करना पड़ा उत्पादन। ये आप देखिए, दुर्लभ धातुओं के निर्यात पर आप देखिए चाइना ने जो लगा देना प्रतिबंध। और
अप्रैल में चीन द्वारा दुर्लभ धातुओं संबंधित मैग्नेट धातुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले से दुनिया भर के ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर कंपनियों की सप्लाई चेन को प्रभावित किया। इसमें समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट की प्रतिबंध के बावजूद काजीरंगा के पास अवैध खनन जारी है। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने सुप्रीम कोर्ट को दी अवैध खनन की जानकारी। कहा कि एसी के पास खदानों के लिए अनुमति जारी करने का अधिकार नहीं है। ये आप देखिए, कर्ज या ईएमआई की आड़ में भरण पोषण देने से नहीं बच सकते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है। ये बंगाल सरकार ने ताजपुर बंदरगाह से अडानी समूह को हटाया, केंद्र से नहीं मिली मंजूरी। अडानी समूह को जारी किया गया सहमति पत्र रद्द किया। परियोजना के लिए अब नए सिरे से टेंडर जारी करेगी ममता सरकार। बेल्जियम के प्रशासक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता करेगा भारत। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका में किसी आतंकवाद की चीनी साजिश, 2 नागरिक गिरफ्तार हुए। गजब। चीनी नागरिकों पर जैविक रोगाणु फ्यूजेरियम क्रेमिनीरम की तस्करी का आरोप लगाया गया है। फसलों में हेड ब्लाइट का कारण, जिससे अरबों डॉलर का हो सकता है नुकसान। थेन आन मन चौक पर जो हुआ वह दुनिया उसे कभी नहीं भूलेगी। ये आप देखिए, रूबियो कह रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता ने दी ये अमेरिकी प्रस्ताव की निंदा। आयातुल्लाह अली खामनेई है ना, इन्होंने तेहरान के तेजी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता के दौरान पेश किए गए अमेरिका के प्रारंभिक प्रस्ताव की निंदा की है। शेख मुजीब अब नहीं रहे बांग्लादेश के राष्ट्रपिता। अंतरिम सरकार ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी परिषद अधिनियम में किया संशोधन। मुक्ति संग्राम की नई परिभाषा में बंगबंधु शेख मुजीब रहमान का नाम हटा। ये 1971 में आप देखते हैं कि जो युद्ध हुआ था ना भारत पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर, ये पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा था। यहाँ जो आप देखते हैं बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीब रहमान की मूर्तियां जिस तरह से तोड़ी गई, अब उन्हें राष्ट्रपिता का जो दर्जा मिला था वो भी छीन लिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या सोच है यहाँ की सरकार की। एलन मस्क ने फिर की डोनाल्ड ट्रंप के बिल की आलोचना, बताया घृणित। कहा मुझे खेद है लेकिन मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। एलन मस्क ने पिछले हफ्ते ट्रंप प्रशासन से दे दिया था इस्तीफा। मैक्रो ने अमेरिका के यूक्रेन पर उदासीन रुख पर चिताए। ताइवान पर युद्ध हुआ तो अकेले होंगे। यूक्रेन को सैन्य मदद को ही बैठक से दूर रहा अमेरिका, जबकि ब्रुसेल्स में आज नाटो की बैठक में लेगा हिस्सा। वेटेन ने यूक्रेन को 1 लाख ड्रोन देने का किया ऐलान। देखिए, नाटो ही इसमें आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा विवाद में बना हुआ है। कहा जा रहा है कि नाटो के कारण ही आप देखिए युद्ध शुरू हुआ था। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 4 अप्रैल 1949 में स्थापना हुई थी। 32 मेंबर हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नाटो में शामिल हो रहा था ना यूक्रेन, और इसीलिए आप देखते हैं रूस ने हमला कर दिया था। ये एक लंबा समय हो चुका है। आप देखिए, यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। लंबे समय से आप देखिए इन दोनों में युद्ध चल रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस आपको देखने को मिल जाएगी। ये अल सल्वाडोर में पत्रकारों की हत्या में 3 पूर्व सैन्य अधिकारी दोषी करार दिए गए। 1982 की बात है। यूक्रेन से बदला लेने को रूसी राष्ट्रपति पुतिन दृढ़ हैं। ट्रंप से टेलीफोन वार्ता में मजबूती से संकल्प जताया। पुतिन ने कहा अब शांति वार्ता का क्या औचित्य है। उपग्रह ने दी वायुसेना अड्डे की 7 बमवर्षक विमान नष्ट होने की तस्वीर। रूस यूक्रेन की बात हो रही है। ये आप देख रहे हैं ना। ली जे म्यांग ने उत्तर कोरिया के साथ फिर से वार्ता शुरू करने का किया वादा। व्हाइट हाउस ने दक्षिण कोरिया के चुनाव को निष्पक्ष बताया। आप देखेंगे। चैट जीपीटी के सबसे ज़्यादा यूजर्स भारत में देखने को मिलेंगे आपको। और आजकल आप देख रहे हैं कि खूब इसके फायदे भी हैं, इसमें कोई दोहराय नहीं होना चाहिए।
बस आप फायदा उठा रहे हैं या नुकसान उठा रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। विशाल आबादी और इंटरनेट तक व्यापक पहुंच से देश में एआई के इस्तेमाल में भी तेजी आई है। टेक उद्यमी मेरी मीकर की नई एआई ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार चैट जीपीटी के सक्रिय मासिक यूजर्स के मामले में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए 13.5% की वैश्विक हिस्सेदारी हासिल की है। इसकी वजह से भारत एआई कंपनियों के लिए एक प्रमुख बाजार बनता दिख रहा है। 340 पन्नों की इस रिपोर्ट में कहा गया कि एआई का उदय पहले देखी गई किसी भी तकनीक क्रांति के विपरीत है। यह बेहद तेज गति से बढ़ रहा है। देखिए, एआई की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात की जा रही है। ये आप देखिए, गूगल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप सहित सभी प्लेटफॉर्म को छोड़ा पीछे। रिपोर्ट बताती है कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब को 10 करोड़ यूजर्स तक पहुंचने में 2 से 4 साल लगे। चैट जीपी ने इस लक्ष्य को 3 महीने में से भी कम समय में पूरा कर लिया। इस साल अप्रैल तक चैट जीपीटी के पास 80 करोड़ साप्ताहिक यूजर्स थे। आधे अमेरिकी घरों में मोबाइल डेस्कटॉप पर तक इंटरनेट पहुंचने में 6 से 12 साल लग गए थे, लेकिन एआई प्लेटफॉर्म केवल 3 साल में लक्ष्य हासिल कर सकता है। जेन एआई पावर सर्च के मामले में चैट जीपीटी 2024 में अपने पहले 2 वर्ष में 365 अरब वार्षिक सर्च तक पहुंच गया था, और जबकि गूगल को यह आंकड़ा हासिल करने में 11 साल लग गए थे। नौकरियां खत्म नहीं कर रहा एआई। मीकर के अनुसार एआई एप्स से आगे बढ़ रहा है। यह कार और फैक्ट्री रोबोट चला रहा है, यहाँ तक कि स्वास्थ्य सेवा में भी सहायता कर रहा है, और इससे नौकरियां खत्म नहीं हो रही हैं बल्कि विकसित हो रही हैं। यह कोडर्स, लेखकों, विश्लेषकों का सहयोगी बन रहा है। और अमेरिका में 2018 से अब तक एआई से संबंधित नौकरियों में 448% की वृद्धि हुई है। 33.9% के साथ डीप सेक उपयोग में सबसे आगे है चीन। 6.9% की हिस्सेदारी के साथ भारत डीप सेक मोबाइल ऐप के उपयोग के मामले में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। ओपन सोर्स बनाम क्लोज सोर्स, मेकर का कहना है कि एआई 2 धाराओं में बढ़ रहा है। चैट जीपीटी 4 और क्लाउड जैसी क्लोज्ड मॉडल, और लामा और मैक्ट्रल जैसे ओपन मॉडल। क्लोज्ड मॉडल प्रदर्शन में आगे और उद्यमों द्वारा पसंद किए जाते हैं, लेकिन उसमें पारदर्शिता की कमी है। ओपन मॉडल अधिक सुलभ हैं और स्थानीय भाषाओं, ग्रास रूट स्तर के उपकरणों और संप्रभु एआई प्रयासों में नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। चीन ओपन सोर्स की दौड़ में सबसे आगे है। 2025 की दूसरी तिमाही तक इसने डीप सीक R1, क्वेन 32B और वाइडू की इन्नी 4.5 जैसे प्रमुख मॉडल जारी किए हैं। भारत में चैट जीपीटी यूजर्स 13.5% है। वैश्विक चैट जीपीटी यूजर्स में भारत की हिस्सेदारी 8.9% हिस्सेदारी है। अमेरिका की 5.7% हिस्सेदारी है। इंडोनेशिया की 3.0% है हिस्सेदारी। जर्मनी की और 9.2% के साथ दूसरे स्थान पर है रूस। आप देखेंगे, एक तो भारत की जनसंख्या भी तो दुनिया में सबसे ज़्यादा हो चुकी है, और बाकी आप देखते हैं कि हमारे देश में इंटरनेट यूजर भी बड़ी संख्या में है। ये वही खेल से जुड़ी खबरें चल रही हैं, तो आप समझ सकते हैं। ये भारतीय महिला कंपाउंड टीम का सीधे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश हुआ है। गुकेश की शानदार वापसी हुई है। एक ग्रैंड मास्टर है ना। एटकिंसन का पहले टेस्ट में खेलना संदिग्ध है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज है ना। मार्स की कप्तानी में उतरेगी ऑस्ट्रेलियाई टीम। थाईलैंड ने भारत को हराया। एशियाई कप क्वालिफाइंग दौर के महत्वपूर्ण मैच से पहले आंद्रेवा को हराकर सेमीफाइनल में गैरवरीय बोइसन। क्वार्टर फाइनल में बोइसन ने आंद्रेवा को 7-6, 6-3 से हराया है। तकनीक का आप देखते हैं कि तकनीक का सहारा जंगल कर रहे हैं अपनी कहानी। सैटेलाइट बनों का आसानी से नज़र हो पा रहा है। LOT सेंसर से पेड़ों की हाल भी मालूम चल रहा है। ड्रोन से जंगलों के नए रक्षक के रूप में काम कर रहा है। लाइडार तकनीक 3D तस्वीरें। हाइड्रोजन या से हरे पेड़ की सेहत की बात भी मालूम चल रही है। तो ये सब बातें हो रही हैं। भोपाल गैस त्रासदी मामले में तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने यह आप देखिए इनकार किया है। खतरनाक अपशिष्ट जलाने के खिलाफ दायर याचिका पर बातें हो रही हैं। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में जरूर याद रखिएगा।
इससे क्वेश्चंस पूछ लेता है। 2-3 दिसंबर की रात हुआ था ना ये, तो उसी की बात हो रही है। इसमें आप देखिए यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र में जो हुआ था ना हादसा, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी ये। राम मंदिर के नाम पर ठगी, पुलिस ने 3 लाख पीड़ितों को लौटवाए पैसा रुपये। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट वी से पॉइंट मिल जाते हैं। समलैंगिक पुरुषों में देखा गया एड्स का पहला मामला। 1981 में आज ही यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल के समाचार पत्र में डॉक्टर माइकल गॉटलिब ने 5 समलैंगिक पुरुषों के एक दुर्लभ प्रकार के निमोनिया से पीड़ित होने की जानकारी दी। इससे ही बाद में आप देखिए एड्स के रूप में जाना गया। आज दुनिया भर में लगभग 4 करोड़ लोग एड्स से पीड़ित हैं। मानव आज उत्पन्न करने वाली पहली मशीन का प्रदर्शन किया गया। 1938 में आज ही अमेरिका में बेल टेलीफोन कंपनी के वैज्ञानियों होमर डुडले व रिसर्च रीज ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से मानव आवाज उत्पन्न करने वाली पहली मशीन पेड्रो द बोर्डर को प्रदर्शित किया है। इसे सिरी, एलेक्सा जैसे वॉयस असिस्टेंट का अग्रदूत माना गया। सतीश चंद्र ने राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए किया काम। सतीश चंद्र मुखर्जी का जन्म 1865 में आज ही बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। कैरियर की शुरुआत अध्यापन से की। 1902 में ब्रिटिश हितों के लिए जारी भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट के विरोध में डॉन सोसाइटी की स्थापना की। इसका उद्देश्य छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना और तकनीकी शिक्षा प्रदान करना था। और 1905 में सोसाइटी ने स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और छात्रों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया। 1906 में सतीश चंद्र मुखर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना में भूमिका भी निभाई। अब गेम के जरिए मिलेगा नसों के दर्द से छुटकारा। ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने दवा मुफ्त इलाज के लिए विकसित किया गया ये पेन वेव गेम। हेडसेट पहना कर की जाती है दिमागी तरंगों की जांच। क्या होता है, क्या है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम एक चिकित्सीय परीक्षण है जो मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि को मापता है। परीक्षण में इलेक्ट्रोड नमक छोटी धातु की डिस्क पर का उपयोग किया जाता है जो सिर से जुड़ी होती है। मस्तिष्क की कोशिकाएं विद्युत आवेगों के माध्यम से संचार करती हैं और यह गतिविधि ईईजी रिकॉर्डिंग पर रेखाओं के रूप में दिखाई देती हैं। मस्तिष्क की कोशिकाएं हर समय सक्रिय रहती हैं, यहाँ तक कि नींद में भी आप देखिए परीक्षण मिर्गी दौरे या फिर अन्य मस्तिष्क विकारों का निदान करने में मदद कर सकता है और इस परीक्षण को ईईजी भी कहा जाता है। किराने की दुकान में घुसा हाथी, आप देख लीजिए। अद्भुत आधार शिविर, हिमालय के अन्नपूर्णा चोटी बेहद खतरनाक और चुनौतीपूर्ण है। हिमस्खलन की आशंका के साथ इसकी मृत्यु दर एवरेस्ट से भी अधिक है। वायु गुणवत्ता से हृदय रोगियों को होने वाले लाभ पर अध्ययन शुरू हो गया, अनुसंधान कर रहा है। ये आप देखिए फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई भी सवाल है मेरे लिए, सुझाव है तो जरूर आप लोगों को बताना चाहिए। धन्यवाद।